आदिवासी इस देश के सबसे गरीब और उपेक्षित समुदाय माना जाता है, जबकि वह देश के खजाने पर बैठे हैं। खजाने से मेरा तात्पर्य वह अकूत खनिज संपदा है। सोना, चांदी, लोहा, जस्ता और बॉक्साइट, वहाँ आदिवासी रहते हैं, लेकिन आदिवासी खुद उसका कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। उसका फ़ायदा देश की जनता को देने के बजाय निजी क्षेत्र को और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लूट का अधिकार देती रही हैं। परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। मैं अनिल दुबे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस समुदाय की जो देश के सबसे संपन्न खनिज संपदाओं से युक्त ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन वो खुद सबसे उपेक्षित और दयनीय स्थितियों में हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य की न्यूनतम सुविधाएं, बिजली, पानी आदि कुछ भी नहीं है। ऐसे आदिवासी समुदाय पर हम बात करने के लिए आपके सामने हैं। आदिवासी समुदाय जिनकी आबादी देश में लगभग 10 करोड़ बताई जाती है। ऐसी जनजातियां हैं जिनको कि अभी सूची में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना में यह संख्या 10.5 करोड़ के आसपास थी। साथियों, आदिवासियों के इस सवाल पर बात करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब हम बात कर रहे हैं उस समय उड़ीसा के नियामगिरी में AIKMS के सचिव बाला और कई उनके साथी पुलिस हिरासत में हैं। आदिवासियों के शोषण की कहानी शुरू होती है ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान, जब वह रेल लाइन बिछाने के लिए उनको शीशम और सागौन की बड़े पैमाने पर लकड़ियों की ज़रूरत थी। रेल पटरियों में स्लीपर लगाने के लिए जंगल काटे जाने थे। यह पहला मौका था जब शहरी लोग जंगलों में घुसे और खनिज वन संपदाओं पर उन्होंने कब्जा जमाना शुरू किया। इसमें ज़मींदारों, साहूकारों और अंग्रेज़ अफसरों की भूमिका थी। इसके बाद यह सिलसिला आज़ादी के पहले तक बुरी तरह से जारी रहा, जहां कोयला और दूसरी खनिज संपदाओं के लिए भी लूट शुरू हुई। अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय बिरसा मुंडा से लेकर के दर्जन भर नायक, आदिवासियों के नायक ने बहादुराना संघर्ष छेड़ा था। लक्ष्मण नायक, द्वार बुंदेला, चंद्रैया, अल्लूरी, सीतारामाजू, कुमारम भीम जैसे अनेक आदिवासियों के नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य से दो हाथ किए थे। मुंडा, भील, गोंड जैसे तमाम संघर्ष और संथाल विद्रोह उस समय होते हैं। आज़ादी के बाद भी यह सिलसिला आदिवासियों के दमन, शोषण, उत्पीड़न का रुकता नहीं है। इस समय तक देश में खनिज संपदाओं के बड़े पैमाने पर दोहन का सिलसिला शुरू होता है। बड़े पैमाने पर विद्युत घर बनाए जाते हैं। बिजली पैदा करने के लिए जंगलों, नदियों की ज़मीनों पर विस्थापन शुरू किया जाता है। इस तरह से उद्योग के विकास के नाम पर आदिवासियों का जो विस्थापन शुरू होता है, उसका सिलसिला आज भी जारी है। 1865, 1994 में कानून पहली बार बनाए गए थे, जब वन भूमि पर सीधे सरकार का नियंत्रण हो गया। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता का सूरज देश के लिए उगा जरूर, लेकिन आदिवासी समाज के लिए यह सूर्योदय अभी भी नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद भी विकास का जो मॉडल चुना गया, उसमें आदिवासी कहीं नहीं ठहरते। स्कूल, बिजली, पानी, सड़क सुविधा और उनको मुख्य धारा में जोड़ने के नाम पर उनको जंगलों से, उनकी अपनी ज़मीन से निकाल करके बाहर शहरों में फेंक दिया जाता है। आज़ादी के पहले या बाद की परियोजनाओं में विस्थापित हुए केवल आदिवासी ही नहीं, अन्य सामान्य, गरीब, दलित, पिछड़े लोगों की भी बात करें या जो भी विस्थापित हुए हैं, ज़मीन से हटने के बाद वह शहरों में मजदूरी और उनके घर की औरतें
घरों में नौकरानी के काम की ही उनकी भूमिका रही है। शहरों में वह बड़े बड़े स्लम के महासागर में खोते गए हैं। आज उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं जहां आदिवासियों की आबादी मिलती है और वहां वन संपदाएं हैं, खनिज संपदाएं हैं, जहां पर कि उनको विस्थापित करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। 77 वर्षों में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूर की है कि वह आदिवासियों की सबसे बड़ी शुभचिंतक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून जो मनमोहन सिंह सरकार ने आदिवासियों के बड़े संघर्ष के बाद संसद से पारित किया था, उसको कमज़ोर करने के लिए उन्होंने लगातार कोशिश की है। एफआरए को कमज़ोर करने के लिए पेशा और 2015 में उसे लागू किया गया। अभी बीते संसद के मानसून सत्र में 26 जुलाई को वन संरक्षण संशोधन अधिनियम विधेयक 2023 पारित किया गया। इस विधेयक की आदिवासियों के लिए सबसे खराब स्थिति ये है कि वन भूमि को गैर आदिवासी भी अब खरीद बेच सकता है। हालांकि मोदी सरकार इसके पहले भी उसमें अध्यादेश के जरिए परिवर्तन कर चुकी थी। देश की सीमाओं से लगी 100 किलोमीटर के दायरे की भूमि को भी वन संरक्षण कानून के दायरे में छूट से बाहर कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं, सड़क और आवासीय इलाकों में जाने के लिए सड़क बनाने और इस तरह के कुछ और कामों के लिए उसके लिए छूट दी गई है। 400 से अधिक प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानियों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिख करके मांग की थी कि यह विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिए। इन 400 पर्यावरणविदों, प्रकृतिवादियों का कंसर्न केवल आदिवासी नहीं थे, बल्कि वह इस देश का शहरी समाज और महानगर थे। इन विशेषज्ञों का मानना है कि शहरों में, नदियों में आ रही बाढ़ और पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन की बड़ी वजह और पैदा होती जाएंगी। अभी भी देश में थोड़ी बहुत वर्षा होने के बाद भी शहर जलमग्न हो जाते हैं, पहाड़ धसकने लगते हैं, सड़कें टूट के गिरने लगती हैं। लेकिन अगर यह कानून अब जो कि पारित हो चुका है, लागू होने के बाद पहाड़ों पर, और जो पहाड़ ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह के या समुद्री जो इलाके हैं जहाँ की मछुआरों का समुद्र में मछली पकड़ने का एक कानूनी अधिकार था, यह सब बुरी तरह से प्रभावित होंगे। आदिवासियों के हित को लेकर के सरकारें हमेशा बेचैनी के हद तक परेशान नहीं हैं। 18 नवंबर 2019 को जो लोकसभा में जनजातीय मंत्री ने जो आंकड़े बताए वह चौंकाने वाले हैं कि देश में 75% आदिवासी गांवों में सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं। 51% आबादी खाद्यान्न योजना की पहुंच नहीं है। 52% आबादी को पाइप से जलापूर्ति नहीं हो रही है। 86% स्कूलों में बिजली नहीं है और 20% स्कूलों में पानी नहीं है। 29% गांवों में सार्वजनिक परिवहन के साधन नहीं हैं। देश के 88,000 आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। केवल 1,17,000 आदिवासी गांवों में 3,453 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो सरकारों की यह चिंता कितनी हास्यास्पद है कि आदिवासियों के वह कल्याण के लिए और क्या योजनाएं बना रहे हैं, और बाकायदा सरकारों ने हमेशा आदिवासी कल्याण मंत्रालय तक बनाए रखा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में तमाम देसी कंपनियों और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वन संपदा और वन खनिज संपदा के दोहन के लिए हमेशा उन्हें लाइसेंस और पट्टा हमेशा देती रही है। लेकिन अफसोस यह है कि यह खनन
आदिवासी समाज के, आदिवासियों के कल्याण और उनके विकास के नाम पर किया जाता है। उड़ीसा में बीजू पटनायक की सरकार है, लेकिन वहाँ कई वर्षों से आदिवासी नियामगिरी, काशीपुर जैसे कई इलाकों में ज़मीन खनन के लिए देने से उसका विरोध करते रहे हैं। इन आदिवासी इलाकों में जहाँ पर कि सोना चांदी तो है ही, बॉक्साइट, कोयला, लोहा, दुनिया की सारी खनिज संपदाएं वहाँ हैं। वहाँ ऐसे ऐसे पहाड़ हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ की सिर्फ सीधे 80% 70% आयरन ओर, जिनमें कि लोहा है, वो आयरन ओर वहाँ से खनन किया जाता है। पिछले दिनों उड़ीसा के नियामगिरी और काशीपुर में वेदांता और अदानी को प्रस्तावित बॉक्साइट खनन पट्टा परियोजना का विरोध स्थानीय दलित और आदिवासी लोग कर रहे थे। सिजीमाली और कुटुमाली पहाड़ों को खनन के लिए इन दोनों कंपनियों को पट्टा देने की कोशिश की जा रही है। बीते 18 अगस्त को AIKMS के राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र षडंगी को अवैध रूप से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे एक सप्ताह पहले भी नियामगिरी के 2 आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जनता के भारी विरोध के बाद एक आदिवासी को छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरे को विभिन्न फर्जी धाराओं में, ऐसा AIKMS का दावा है कि विभिन्न फर्जी धाराओं में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिवासियों के कल्याण और उनके विकास के लिए वास्तव में यदि सरकारें चिंतित हैं, उन्हें जल, जमीन, जंगल पर उनके नैसर्गिक अधिकार को स्वीकार करना होगा। उन्हें ज़मीन पर अधिकार और वन उपज पर उन्हें अधिकार देना होगा। आदिवासियों का विकास तभी संभव है जब वह अपनी ज़मीन से जुड़े रहें। पहाड़ों से, जंगलों से निकाल कर किसी महानगर की झोपड़पट्टी में धकेल देने और फेंक देने से आदिवासियों का विकास नहीं हो सकता। धन्यवाद। परफेक्ट पिक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।